दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और प्रतिदिन की भांति 7 बजे मैं आपके लिए साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी वगैरह हर एक तरह की परीक्षाओं के लिए सभी महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन हैं और बार बार लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पहले प्रश्न पर आते हैं और आप लोग कॉपी में बिल्कुल नोट करते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहला आपको है सो आज का 126 नंबर प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, एक चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे कि इससे पहले के सभी 125 प्रश्न अलग अलग वीडियो में आपको दिए गए हैं, जो सीरियल वाइज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बातों को वहाँ से आप अपनी कॉपी में अंकित कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप है सो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन आपको है सो 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को दबा देंगे और अपने बिल्कुल बहुत आग्रह होगा आपसे, निवेदन है आपसे कि आप अपने दोस्तों में इससे ज़रूर शेयर करिएगा, चूँकि अभी बहुत ज़रूरत है इसकी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 126। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 126 को है सो हम लोग देखेंगे। अब प्रश्न है 126, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गुप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी है सो गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएंगे इसको? तो इसके आंसर हो जाएंगे बिल्कुल दोस्तों, और इसके आंसर हो जाएंगे आपको स्थितिज ऊर्जा, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। और चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा के विषय में चर्चा कर ले कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, बांध बनकर इकट्ठा किए गए पानी, बिल्कुल पानी, और उसके द्वारा जब खोला जाता है नीचे से, उसके अब ये रहते हैं बॉक्स बने रहते हैं ढक्कन, जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पे ऊर्जा मिलती है और तब है सो वहाँ पे बिजली बनते हैं, टर्बुलेटर वहाँ पे नचते हैं। तो ये आपको है सो ये पानी का यह है सो स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे उसमें जमे रहते हैं आपको। तो उसी प्रकार से घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा रहता है आपको। घड़ी की चाबी जब आप उसको नचा के, अब तो वो घड़ी मिलती नहीं है, बहुत कम ऐसी घड़ियाँ हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में भी आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 127 की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, इस बल को क्या कहा जाता है? आप आंसर देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावक बल, घर्षण बल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही, उत्प्लावक बल इसके आंसर हो जाएंगे। और चलिए, जब उत्प्लावक बल की बात हुई तो थोड़े से हम लोग उसकी भी चर्चा कर लें कि जब कोई ठोस वस्तु द्रव्य में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और भार में यह आभासी कमी द्रव्य द्वारा वस्तु पर के ऊपर जो लगाए गए बल के कारण होती है, और इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है? बिल्कुल, मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है? ए है नर क्यूलेक्स, बी है नर एनोफ्लीज, सी है मादा एनोफ्लीज और डी है मादा क्यूलेक्स। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे मादा एनोफ्लीज, आपको सी नंबर हो जाएंगे। और चलिए जब आए हैं तो इसकी भी बात कर ले, थोड़ा सा हम लोग जाने यहाँ पर कि मलेरिया परजीवी रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इससे शरीर के अंदर आरबीसी नष्ट हो जाती है, बिल्कुल लाल रक्त कण नष्ट हो जाती है, साथ ही रक्त की कमी आ जाती है। इसके उपचार हेतु कुनैन की दवा क्लोरोक्विन नामक औषधि प्रयोग किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना में खास करके इसकी दवा का काफ़ी डिमांड किया जा रहा है, अमेरिका के द्वारा भी मांगा गया, और भारत सबसे ज़्यादा ये क्लोरोक्विन नामक दवा के उत्पादन करता है। तो इसीलिए कहीं कुछ थोड़े बहुत कारगर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डिमांड अन्य देशों के द्वारा भी काफ़ी किया जा रहा है। तो ये आपको मलेरिया में ये क्लोरोक्विन नामक औषधि प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 129 की ओर बढ़ते हैं और 129 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक रोग कवक रोग है? निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? ए है रिंगवर्म, बी है श्वेतवर्म, डी है हाथी पे और डी है चेचक। तो आप बताएंगे क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा आपको रिंगवर्म। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपको रिंगवर्म हो जाएगा। और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि यह कवक जनित रोग
हाइकोफाइटन लेरुकोशम नामक कवक से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है जिसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। इसे दाद भी कहा जाता है और यह खुजली वाला भी हो सकता है, और दाद को मेडिकल भाषा में टीनिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, और यह खास करके गर्मी के दिनों में पसीने चलते हैं, उस समय में काफ़ी व्यापक रूप से इसका संक्रमण होता है। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 130 है, अग्निशामक में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल और डी है टार्टरिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप सही हैं, इसके आंसर हो जाएंगे आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपको सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम भी जानते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, जिससे आग बुझाने में वो यंत्र होते हैं, और उसको पटक कर उसके अंदर जो है 2 भाग में बटे हुए रहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अलग होते हैं और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग होते हैं, और जब भी वह पटका जाता है तो वो शीशे उसके टूटकर दोनों यह आपस में मिल जाते हैं, और जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये और उसके बाद उससे आगे आग को बुझाया जाता है। तो ये अग्निशामक यंत्र का उपयोग है सो आग से बचाव के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब संपर्क में आते हैं तो CO2 गैस का निर्माण करते हैं, जिससे आग पर काबू पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 131 की ओर बढ़ेंगे। 131 में है, हीमोग्लोबिन में धातु अंश है। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, कौन सा धातु अंश होता है हीमोग्लोबिन में? तो इसके आंसर हो जाएंगे Fe, बिल्कुल Fe होता है। आपको ये पाया जाने वाला, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यह यौगिक जो होता है वह हीमेटिन के नाम से जाना जाता है, और हीमोग्लोबिन रक्त का मुख्य प्रोटीन तत्व है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 132 को देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? बिल्कुल दोस्तों, वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ए है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, बी होल्स, सी आयन और डी न्यूट्रॉन। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएंगे? बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको आयन के कारण। आयन के कारण होते हैं, और ये आपको यहाँ पर हम लोग चले विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधनों को तोड़ा जाता है। बिल्कुल उसके रासायनिक बंधनों को तोड़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। उदाहरण के लिए जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 133 नंबर देखते हैं। 133 133 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? बहुत बार पूछे गए हैं कौन सा ईंधन काम करता है, तो बिल्कुल आप जान रहे होंगे कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, एकदम यूरेनियम हो जाएगा इसका। और चला थोड़ा सा हम लोग जान ले इसके विषय में, नाभिकीय रिएक्टर के विषय में। तो नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों वहाँ पे, और इस नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अभी भी आप जानते होंगे कि हमारे भारत में विद्युत ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर से 4% किया जाता है। तापीय ऊर्जा के बाद सबसे अधिक अगर किया जाता है तो विद्युत ये आपको किया जाता है। तो यहाँ पर है सो नाभिकीय रिएक्टर का सबसे अधिक उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं, और इसमें जो है ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी तो यही पूछे गए हैं, उसके बाद बहुत बार यह भी पूछे जाते हैं कि कौन सा यूरेनियम। तो रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 134 की ओर बढ़ेंगे। 134 क्वेश्चन नंबर 134 है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों इससे पहले भी आपको यह प्रश्न हो चुके हैं। तो क्या कहते हैं उसको? रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। बिल्कुल दोस्तों सेरीकल्चर। और हमने इसके लिए आपके लिए एक डाटा भी बनाया है, जिसको डाटा को देखकर भी आप याद कर सकते हैं, और डाटा को आप देखेंगे यहाँ पे। और ये है आपको डाटा जिसमें आपको शाखाओं के विषय में बताया गया है, और ये आपको है शाखाएं विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन। बिल्कुल विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन याद कर लेंगे, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन,
और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और हार्टिकल्चर आपको फलों का उत्पादन। तो आप जरूर से इन सभी को याद कर लेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं। 135 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, क्या है, सॉरी ट्रांसफार्मर क्या है। ए में यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, बी है यह एसी को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, सी है यह एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, और डी है यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके, तो आंसर हो जाएंगे यह एसी को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, यह एसी को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको जाने, ट्रांसफार्मर को जानने का समझे प्रयास करें। ट्रांसफार्मर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी प्रयुक्त किया जाता है। और बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया था। ट्रांसफार्मर अन्यान्य प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 को देखेंगे, 136 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और 136 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है मांसपेशियों के संकुचन में, ऑप्शन बी हृदय की धड़कन में, ऑप्शन सी तंत्रिका आवेग में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे इसके आंसर, तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे आपको हृदय की धड़कन में, बिल्कुल हृदय की धड़कन में। और हृदय की धड़कन में यह है सो पेसमेकर का काम करता है, यह सोडियम पंप पेसमेकर का, और हमारे हृदय को है सो संतुलित बना के रखता है। उसकी जो धड़कन है जितने होने चाहिए उसको मेंटेन करके रखता है। तो थोड़ा सा हम लोग अलग भी जानने का प्रयास करें, जो बहुत बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि हृदय जो है सो पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। पूछे जाते हैं कि किस तरह के आवरण से ढका हुआ रहता है, तो पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है, और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। बिल्कुल दोस्तों, यह भी बहुत बार पूछा गया है कि हृदय का वजन कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 137 की ओर बढ़ते हैं, 137। और 137 नंबर में, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। बिल्कुल, पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, और आंसर हो जाएगा 91 to 92%। बिल्कुल 91 to 92%। और चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ प्लाज्मा को देखें, तो ये मानव रक्त प्लाज्मा में आपको है सो 92%, कहीं कहीं पर 90% भी देता है। तो ये प्लाज्मा जो है रक्त का जीवित तरल भाग होता है। और जो रक्त आप देखेंगे, आप कभी भी आप ब्लड बैंक में जाएंगे या फिर किसी को पानी चढ़ते हुए देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लाल भाग नीचे बैठ जाते हैं और उजले भाग पानी ऊपर हो जाते हैं, तो वह है सो प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। तो रक्त का वह 60% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। और फिर अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का 90% भाग आपको जल होता है। ये बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, और 0.9% लवण, और 0.1% ग्लूकोज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की ओर बढ़ते, 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर है, निम्न में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो नहीं टूटता है। बिल्कुल दोस्तों, नहीं टूटता है। आखिर वह कौन सा उसमें गुण होता है, तो ब्रिटनेस, आपको टफनेस, टेनासिटी या हार्डनेस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा टेनासिटी। टेनासिटी, और टेनासिटी के कारण ही धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है तो वह नहीं टूटता है। क्वेश्चन नंबर 139 को हम लोग देखते हैं, 139 नंबर। 139 नंबर है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो बिल्कुल उसका नाम है आपको माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है। और चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे अगले डाटा में हम इसको देखते हैं, और यहाँ पर कुछ यंत्रों को हम बताने का प्रयास किए हैं जिसमें आपको है सो बाकी सभी हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपको जो है सो डायनमो, पहला डायनमो है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को का विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरण होता है। लाउड स्पीकर को उसी प्रकार से आप देखिएगा, तो ये लाउड स्पीकर को आप देखिएगा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सितार को उसी प्रकार से देखिए आप, तो यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती, बहुत बार ये प्रश्न आया है मोमबत्ती का, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत सेल का, यह भी सॉरी यहाँ स्रा लिखा गया है, तो यह रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 140 नंबर, अंतिम प्रश्न पर 140 नंबर पे। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जिसमें डैश में सूजन आ जाती है। ऑप्शन आपके पास है पेरोटिड ग्रंथि, बी है सबलिंगुअल ग्रंथि, सी है सब मैक्सिलरी ग्रंथि और डी है इंफ्राओबिटॉल ग्रंथि। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके? तो बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। और यहाँ पर चलिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गलसुआ या फिर कन्फेड या मम्स विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल। और यह जो है सो पेरोटिड ग्रंथि में संक्रमण की वजह से होता है, संक्रमण की वजह से इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। पेरोटिड ग्रंथि कान के नीचे तक होती है और मुंह में लार और थूक बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे, कमेंट्स करेंगे, लोगों में शेयर वीडियो को करेंगे और बिल्कुल लाइक तो जरूर करेंगे यहाँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।